हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 5 आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बस ये 20 क्वेश्चन जब मैं लिखवाने वाला हूँ यही याद कर लो, पढ़ लो, रट लो ठीक से, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे श्योर 100%। बस आपको बोर्ड पे फोकस रखना है और इन क्वेश्चन को डीपली करके ध्यान से देखते रहना कि भाई यार यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे 100%, इन्हें नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं लूँ। चलो साहब, पहला क्वेश्चन मैं लिखवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरे पास। हाँ सर, जरा बताओ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है हुक का नियम क्या है। हुक का नियम क्या है? अच्छा सर, हुक का नियम क्या है? हाँ सर, ऑप्शन में दे रहा हूँ करने के लिए। पहला नंबर है मेरे पास ऑप्शन में, डरो मत, घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूँ। F बराबर माइनस के के क्यू, ये मैंने अपने पास से नहीं लिया ऑप्शन, ये आपकी बुक में दे रखा है। F फॉर फोर्स और Q जो होता है बेटे, यहाँ जो Q है वो लिया गया विस्थापन। क्या लिया गया? विस्थापन। और जो K है बल स्थिरांक। ध्यान देना, सेकंड ऑप्शन इसने लिया है। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन तो बताओ, माइनस के क्यू, यानी कि मैं कर दे रहा हूँ इसको प्लस का। ठीक है सर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन बताओ सर। थर्ड ऑप्शन, हाँ तो डर लग रहा है थर्ड ऑप्शन से। लो साहब, इक्वल टू F बराबर कितना है मेरे पास? लो साहब, चलो प्लस कर दिया मैंने के क्यू स्क्वायर। इसमें से एक राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे और चारों के चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन उनमें से क्या होगा बेटे? एक राइट होगा। आप कौन सा राइट है वो मुझे बताना है आपको। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो हुक का नियम आपको याद होगा, और अगर थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो बेटे किसी कीमत पे भी इसको ऑप्शन में आप सही लगाओगे, बहुत तुक्का चलेगा आपको। काला अक्षर भैंस बराबर, ले दूं दे दूं। ठीक है नहीं? देखो फिर जरा, इसका राइट आंसर है मेरे पास ये वाला। जो फोर्स होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे आपके पास तुरंत एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम बल स्थिरांक। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन तो लो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? डर लग रहा है सेकंड क्वेश्चन से, डर लग रहा है। बल स्थिरांक, बल स्थिरांक की इकाई है। बल स्थिरांक की इकाई है, की इकाई है। जरा बताओ मुझे बेटे, ऑप्शन इकाई है तो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस याद कर लो कि बल स्थिरांक की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज द राइट आंसर, न्यूटन प्रति मीटर। 4 ऑप्शन मिलेंगे लेकिन न्यूटन प्रति मीटर पे आपको ध्यान देना। या तुमसे पूछ सकता है डाइन, ओ माय गॉड, डायन नोट या डाइंस प्रति सेंटीमीटर। राइट आंसर डाइंस प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, दिस इज ए यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम एंड दिस इज ए यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम। बस आपको बस ध्यान देते रहना है यार बोर्ड पे। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। ओके, तो बल स्थिरांक की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर, क्योंकि बल स्थिरांक को शो करता हूं मैं कैसे? फॉर्मूला होता है F/x, जहाँ F फॉर फोर्स होता है और x फॉर डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। या फिर सीजीएस में जाओगे तो बल का मात्रक हो गया डाइन और दूरी का मात्रक हो गया तुम्हारे पास सेंटीमीटर। तो बेटे ये मात्रक होते हैं, ध्यान देना, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 और ले लो। अबे क्वेश्चन नंबर 3, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 लो साहब। बल स्थिरांक की इकाई नहीं होती है। क्या क्वेश्चन है? बल स्थिरांक की इकाई नहीं होती है। हाँ साहब, बल स्थिरांक की इकाई नहीं होती है। चलो साहब, घुमा के दिया है मैंने क्वेश्चन, घुमा के क्वेश्चन दिया है मैंने। बल स्थिरांक की इकाई नहीं होती है। अब बल स्थिरांक की इकाई क्या नहीं होती है वो आपको बताना है। जरा बताओ दिमाग लगा के। हाँ सर, मुझे तो पता नहीं चल रहा क्या होती है। अच्छा, क्या होती है यही पता चल रहा? मैं देता हूँ ऑप्शन। पहला नंबर न्यूटन, बताओ जरा, बल स्थिरांक की इकाई नहीं होती है। अब 4 ऑप्शन दूंगा मैं, उसमें से एक आंसर राइट होगा। ध्यान देना, पहला नंबर दिया न्यूटन प्रति मीटर, समझ गए? हाँ सर, ये तो हैगी। दूसरा नंबर डाइंस पर सेंटीमीटर, हो सर ये भी पता है हमें, डाइंस प्रति सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ सर यही पता है। थर्ड नंबर डाइंस सेंटीमीटर, हाँ सर इसमें डाउट है थोड़ा सा, इसमें डाउट है हमें थोड़ा सा, है भाई इसमें डाउट है। या फिर मैं ले लिया न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। जरा मुझे बताओ बेटा, राइट आंसर कौन सा होगा सवाल का? सोचो, राइट आंसर है मेरे पास ये वाला, डाइंस सेंटीमीटर। ठीक है, जो डाइंस प्रति सेंटीमीटर होता है, न्यूटन पर मीटर हो सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन डाइंस सेंटीमीटर कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है यही हमारा आंसर राइट है, मतलब बल स्थिरांक की ये वाली इकाई नहीं होती है। बाकी तीनों की तीनों क्या बल स्थिरांक की इकाई होती है। एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है कंपन खिंचाव आवृत्ति। ठीक है सर, कंपन खिंचाव आवृत्ति। ओके सर, कंपन खिंचाव आवृत्ति निम्न में से किसकी अधिक होती है? बताओ सर जरा, किसकी अधिक होती है? मुझे तो पता नहीं सर, आप बताओ किसकी अधिक होती है। अरे यार इतना नहीं पता किसकी अधिक होती है। पहला नंबर मैंने दे दिया
कार्बन फ्लोराइड, सही है सर। सेकंड नंबर मैंने दे दिया कार्बन क्लोराइड, थर्ड नंबर मैंने दे दिया इसका कार्बन ब्रोमाइड, और फोर्थ नंबर दे दिया मैंने इसका कार्बन आयोडाइड। अब चुनना आपको है। अब आपका दिमाग देखता हूँ क्या दिमाग कहता है, क्या राइट आंसर होगा इसका, जरा बताओ मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, राइट है। कार्बन फ्लोराइड की जो खिंचाव आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 दो। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ यार चलो, जो हम पढ़ते हैं ना, जो हमारा चैप्टर है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है। वाह सर, अबे पढ़ाना पढ़ा, थोड़ा बहुत थ्योरी, ये ऐसी बस मॉडल उठाया और रट्टा मार लो दबा दब, ले भैया इसका ये सही है, इसका ये सही है, इसका ऐसे पेपर में जाकर सब भूल जाओगे, सब माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका धुआं निकल जाएगा। इसलिए थ्योरी पढ़नी बड़ी जरूरी है, पहले थ्योरी पढ़ा करो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा करो, ठीक है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, जरा मुझे इसका राइट आंसर बताओ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, एक राइट आंसर होगा इसका, कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना मुझे, जरा बताओ। ओके सर, अवशोषण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन होंगे 4, पर आपको टिक लगा देना है अवशोषण सिद्धांत पर, समझ गए होगे। कितने भी ऑप्शन दे पर आप अपने क्वेश्चन से नहीं भटकना है कि मेरा राइट आंसर कौन सा है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा अवशोषण सिद्धांत पर आधारित है। आपको ऑप्शन में देगा अधिशोषण भी देगा, उत्सर्जन भी देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन मेरे पास कौन सा है, अवशोषण है, और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी सिद्धांत पर आधारित है मेरे लाल। ध्यान देना लाइन पे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 हो गए मेरे पास। ओके सर, क्वेश्चन 6 तो लिखवाओ सर। क्वेश्चन 6 का तो हमें पता चल गया क्वेश्चन 6 कौन सा होगा। अब क्वेश्चन 6 कौन सा है, तो क्वेश्चन 6 से घबरा रहे हो तुम, लो साहब क्वेश्चन 6 भी आने वाला है। जरा मुझे बताओ क्वेश्चन 6 का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, ये बताओ जरा मुझे। बल नियतांक, ओके सर, बल नियतांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान देना, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कारकों पर क्या करता है बेटे, निर्भर करता है। जरा मुझे राइट आंसर बताओ, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर है मेरे पास बंद ऊर्जा, ठीक है सर, बहुत ही मोस्ट है बेटे, ये पेपर में आता है, रट लो सही करके, बंद ऊर्जा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन और दे दो सर, अब की बार तो मैं पक्का बता दूंगा कि अगर मेरे पास सेकंड ऑप्शन आपने बता दिया तो पहला क्वेश्चन कौन सा मेरे पास, बंद ऊर्जा है, दूसरा है संक्रमण की आवृत्ति, ठीक है, संक्रमण की आवृत्ति। ओके सर, थर्ड ऑप्शन और दो, थर्ड ऑप्शन लो साहब, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, बताओ जरा कौन सा राइट होगा, ए तथा बी दोनों। और जो मेरे पास फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर जो है मेरे पास, फोर्थ नंबर मेरे पास है, इनमें से कोई नहीं, फंस गई, इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ मुझे राइट आंसर कौन सा होगा इसका, बंद ऊर्जा, संक्रमण की आवृत्ति, और नंबर है मेरे पास ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर, क्या लग रहा है आपको, ये वाला। अबे जब ऐसे क्वेश्चन आया करे ना पेपर में, तो बस ऐसे क्वेश्चन पे या तो देखो, अगर पेपर में आए उपरोक्त सभी तो समझ लो, पेपर में अगर ऑप्शन आता है ना, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे दिया उसने उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है उसका राइट आंसर। ध्यान देना, वरना क्या हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उपरोक्त सभी देता नहीं है, वही देगा क्वेश्चन में जिसमें तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे होंगे, सही होंगे, तो चौथे ऑप्शन में वो रख देगा उपरोक्त सभी। ओके, या फिर ए और बी दोनों हैं, इनमें तो तुम देख के बिना सोचे समझे ठक से टिक मार दोगे, भाई यही आंसर है इसका राइट। ओके, तो ए और बी दोनों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ तुक्का भी चलता है, हल्का फुल्का दिमाग से यार यूज करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आता है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ बेटे, मध्य IR क्षेत्र, मध्य IR क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है, मुख्य रूप से शामिल है, क्या है, मध्य IR क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है। पहला नंबर में ऑप्शन दे रहा हूं जरा, पहले नंबर का ऑप्शन है मेरे पास 4000 से और मेरे पास 400 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा नंबर है मेरे पास, सेंटीमीटर तो रह गया हमारा, हाँ सर बेबे को बना रहे हो हैं। दूसरा नंबर मेरे पास है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास रह गया 5000 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स, और चौथा नंबर आ गया कितने से 6000 एंगस्ट्रोम, 6000 सेंटीमीटर इनवर्स। बस ऐसे क्वेश्चन में बड़ा दिमाग खराब होता होगा, साले सने याद नहीं, इतिहास की सने याद नहीं होती, और इसमें ये चीज़ें याद नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है।
ये तो बस ये है कि दिमाग में फंस जाए और पड़ा हुआ आ जाए और टिके मार आए, बस वही बहुत है इतना। तो मेरे पास ऑप्शन के अनुसार मध्य IR क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है। क्या शामिल है? ये पहला ऑप्शन सही है, 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का इतना एरिया जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता। ध्यान देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 8 ले रहा हूँ बेटे, और क्वेश्चन नंबर मेरे पास 8 जो है वो खुद बताओ ज़रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो होता है, क्या होता है? पहला नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, देखो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, CO2 क्या होता है। तो यार मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अपने ऑप्शन पे ऑप्शन लिखते हुए बहुत समय हो जाएगा, इसलिए जो है ऑप्शन नहीं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखवा दे रहा हूँ। ये बेटे रेखिक होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ये रेखीय आ गई, ठीक है, यानी कि बॉन्ड एंगल 180 का आएगा तुम्हारा। और रेखिक तो होता है, ये रेखिक तो होता है। साथ में कितने परमाणु में, देखो इसमें 2 और 1 3 त्रिपरमाणु, रेखिक तथा त्रिपरमाणु होता है, रेखिक तथा त्रिपरमाणविक, त्रिपरमाणविक ओके अणु होता है ये, रेखिक तथा त्रिपरमाणविक अणु होता है। कितना जी क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब तुम्हें ऑप्शन में दे रखा होगा रेखिक तथा द्विपरमाणविक, रेखिक तथा एक परमाणविक, इनमें से कोई नहीं। तो अपने आप में अपने ध्यान में अपना क्वेश्चन रखना कि यार रेखिक संरचना तो उसकी रेखिक होती है, स्ट्रक्चर रेखिक होती है, और परमाणु कितने हैं इसमें 3 है, तो बस हो गया काम, है ना। तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, मेरे पास क्वेश्चन 9 आ जाता। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 9 आता बेटे, जरा मुझे ये बताओ HCl अणु की प्राकृतिक आवृत्ति है, किसकी? HCl अणु की प्राकृतिक आवृत्ति है, बताओ जरा। HCl अणु की प्राकृतिक आवृत्ति है, देखता हूं आप इसका राइट आंसर को बताता। देखो याद कर लेना ठीक से, 8.7 10⁻13, ठीक है, हर्ट्ज, यही मेरे पास राइट आंसर है। 8.7 गुणा 10⁻13 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर मेरे पास कितना है? 8.7 गुणा 10⁻13 हर्ट्ज। तो HCl अणु की प्राकृतिक आवृत्ति है। तो HCl अणु की प्राकृतिक आवृत्ति कितनी है बेटे? 8.7 गुणा 10⁻13 हर्ट्ज। याद कर लो, ऑप्शन में तुम्हें घुमा के देगा, 7 इधर दे देगा, 8 इधर दे देगा, 7.8 कर देगा, हर्ट्ज कर देगा, 13 की जगह 15 कर देगा, 12 कर देगा, पर आपको अपने आंसर से चुकना नहीं है। इसके राइट आंसर मेरे पास ये रहता है 8.7 गुणा 10⁻13 हर्ट्ज। ओके, तो कुछ तुक्के मारने भी सीखो यार, थोड़ा बहुत तुक्का मारना भी सीखो भाई। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है 10। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा आता? वाह सर, क्वेश्चन नंबर 10 जरा बताओ। अच्छा बताओ, द्विध्रुव दिख रहा ना, ये ना दिख रहा हो जो बोल रहा हूं वो समझ लेना। द्विध्रुव आघूर्ण, ओके सर, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा, मात्रक होता है। जरा मुझे बताओ बेटे, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? सोचो क्या मात्रक होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलम मीटर। ओके, कितना मात्रक होता है? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो पहला मात्रक लिख देना आपको कूलम मीटर। तो इसका मात्रक हमेशा बेटे कूलम मीटर ही रहता है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, कितना होता है कूलम मीटर। मैं इसको हटा के अगर ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ दे रहा हूँ कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। तो क्या मात्रक होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, चारों में से एक चुनना है। कौन सा आंसर है मेरे पास? कूलम मीटर दे रखा होगा, कूलम मीटर स्क्वायर दे रखा होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा होगा, लेकिन आपको राइट आंसर चुनना है कूलम मीटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है, क्यू इंटू डी। क्यू फॉर होता है कूलम और डी फॉर होता है डिस्टेंस। तो ये मेरे पास आया कूलम मीटर, है ना। तो बेटे याद कर लियो ठीक से कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कितना होता है? कूलम मीटर होता है। 10 क्वेश्चन होगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद 10 क्वेश्चन और देखते हैं। हो गए भाई क्वेश्चन इतने, समझ में आया? 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं अभी। तो 10 में से मेरे पास 11वां क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 11। बेटे जरा ध्यान देना, फोकस करना बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, IR सक्रिय अणु है, IR सक्रिय अणु है। ऑप्शन दूंगा मैं इसको करने के लिए। तो पहला जो मेरे पास ऑप्शन होगा बेटे वो होगा HCl, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा मेरे पास N2, ओके। तीसरा ऑप्शन होगा मेरे पास O2, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है मेरे पास H2। जरा बताओ मुझे कौन सा इसमें IR सक्रिय अणु है? तो बेटे एक आंसर होगा और वो राइट आंसर होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कौन बनाते हैं? जो असमान परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, वो आपके वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, क्योंकि इस पे H+ आएगा, इस पे Cl- आएगा, जबकि N2 O2 H2, ठीक है, ये द्विध्रुव नहीं बनाते। इसका मतलब है ये हमारे के समान, ये क्या हमारे गलत है, और ये वाला हमारा आंसर कौन सा है बेटे? राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मेरे पास आ गया, IR सक्रिय अणु नहीं है, IR सक्रिय अणु नहीं है। इसका राइट आंसर मुझे देना है, आप मुझे नहीं, आपको देना है यार, आपके लिए है सब कुछ। IR सक्रिय अणु नहीं है, तो IR सक्रिय अणु कौन सा नहीं है? हाँ सर, पहला ऑप्शन मेरे पास HCl हो गया, ये तो है क्योंकि ऑप्शन में दे दिया मैंने HBr।
हाँ भाई ये भी है यार। सेकंड नंबर मेरे पास आ गया NH3 अमोनिया, भाई ये भी है यार। और मेरे पास क्या आ गया, H2 दे दिया मुझे दे दिया N2, वही यही है, N2 नहीं है। IR सक्रिय अणु N2 नहीं होता। तो घबराओ मत, ऐसे ऑप्शन तो मैं बहुत सारे मिलेंगे पेपर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं देता हूँ, देखो ध्यान से, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, ओके सर, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता। अच्छा किसी को याद है इसकी रेंज, जरा मुझे बताओ, फिंगरप्रिंट क्षेत्र की रेंज किसी को याद है? कहीं लिखी हुई आती है 1430 से 930 तक, और कहीं लिखी हुई आती है 1400 से 650 तक। तो मैं लिख रहा हूँ, इसका पहला ऑप्शन है मेरे पास 1400 से 650 तक, ठीक है, 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ओके। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 1470 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है 1500 से और 800 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटे ज़रा, एक राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर राइट है? ये वाला आंसर राइट है, 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स, या 1430 से 630 तक। तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं यार, पर हमारा राइट आंसर कौन सा? 1400 से कितना, 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ध्यान देना, 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रेंज है ना बीच की। तो कहीं कहीं दे रखा हो सकता है कि 1430 से दे रखा हो कितना, 930 तक, वो बीच की रेंज आ जाती है। पर आपको ध्यान देना, 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो भी एरिया आएगा वो फिंगरप्रिंट एरिया आएगा, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिंगरप्रिंट एरिया पाया जाएगा उसके अंदर, है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, एल्डिहाइडिक H, एल्डिहाइडिक H, ओके, विनाइलिक H, विनाइलिक H से दिखाई पड़ता है, से दिखाई पड़ता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कम आवर्ती वाले क्षेत्र में, यानी कि एल्डिहाइडिक H, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यार ये वाला। एल्डिहाइडिक H जो होता है वो विनाइलिक H से दिखाई पड़ता है। पहला ऑप्शन है मेरे पास कम आवर्ती वाले क्षेत्र में, कम आवर्ती पर, ठीक है। दूसरा नंबर है अधिक आवर्ती पर, अधिक आवर्ती पर, और थर्ड ऑप्शन दिया है मैंने बेटे, थर्ड ऑप्शन दिया है मैंने, क्या दिया है? कम आवर्ती पर, अधिक आवर्ती पर, और थर्ड ऑप्शन दिया है, थर्ड कौन सा दूँ? बराबर है, बराबर आवर्ती पर, बराबर पर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ बेटे, एक राइट आंसर को साइन में से कोई नहीं। हाँ सर एक राइट आंसर तो होगा, अब वही हमें पता चल जाए। तो कौन सा राइट आंसर है इसका, जरा देख के बताओ मुझे। हाँ भाई ये वाला, कमवर्ती पर। तो एल्डिहाइड H जो होता है वो विनाइलिक H से दिखाई पड़ता है कमवर्ती पर। बेटे रट लो, बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो फिर कौन से क्वेश्चन पढ़ोगे? पेपर में 100 क्वेश्चन दे रखे हैं मॉडल में, कहाँ तक देखते रहोगे यार? याद होगा ये तो सही है, वरना गई भैंस पानी में, है नहीं है। तो मेरे पास कम आवर्ती यानी कि एल्डिहाइडिक H जो होता है वो विनाइलिक H से दिखाई पड़ता है कम आवर्ती पर। बेटे फोकस कर लो ठीक से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में लेने वाला हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हो 15वें नंबर पे, वो मैं देखता हूँ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है निकट अवरक्त यानी कि IR स्पेक्ट्रम की, निकट IR स्पेक्ट्रम की, ठीक है भाई, तरंग संख्या सीमा है, तरंग संख्या सीमा है। ओ सीमा हैदर, वो वाली सीमा हैदर नहीं ले भाई, ये सचिन वाला सीमा हैदर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। निकट IR स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या सीमा है, कौन सी सीमा है? कोई पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है ये। कौन सी सीमा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसकी जो सीमा आती है वो आती है 13,000 से और 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 13,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। पेपर में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से ये वाला राइट आंसर चुन लेना आप, है ना, कि कितनी होती है भाई। निकट IR स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या सीमा है 13,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ओके, इसके बाद नया क्वेश्चन। सर जरा 15वां 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास आता है। बेटा छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को, ध्यान देना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन हमें देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं ठीक से। ओके, साइक्लोप्रोपेन, ओके साइक्लोप्रोपेन, ठीक है सर बताओ जरा, साइक्लोप्रोपेन की तरंग संख्या सीमा होती है, साइक्लोप्रोपेन की तरंग संख्या सीमा होगी, कितनी होती है जरा बेटे? सीमा होती है, बताओ जरा मुझे इसका राइट आंसर। साइक्लोप्रोपेन की तरंग संख्या सीमा कितनी होगी बताओ जरा।
साइक्लोप्रोपेन की तरंग संख्या सीमा या तरंग संख्या बोल दो, खाली तरंग संख्या होती है। इसका राइट आंसर बताओ जरा मुझे साइक्लोप्रोपेन की। तो पहला नंबर मैं दे रहा हूँ 1850, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स, ओके सर। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया 1750, ओके सर। एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ, और ऑप्शन नंबर थर्ड है मेरे पास 1830 सेंटीमीटर इनवर्स, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। राइट आंसर कौन सा? देखो इसमें तुम्हारे पास लैक्टोन और यानी कि साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कीटोन्स एंड लैक्टोन, उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक में सारी की सारी कहानी दे रखी है। और अगर डीपली अगर पढ़ना हो तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, देख लेना ठीक से इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। जरूरी नहीं कि वो साइक्लोप्रोपेन के बारे में पूछे, वो साइक्लोब्यूटेन का भी पूछ सकता है, साइक्लोप्रोपेन का भी पूछ सकता है, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोपेंटेन का, किसी का भी पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि सबके सब इंपॉर्टेंट है और मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। तो मेरे पास 1850 सेंटीमीटर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास आता है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान देना बेटे, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन मेरे पास, जरा ध्यान देना। एप्सिलॉन का मान सबसे अधिक होगा, एप्सिलॉन का मान सर्वाधिक होगा, एप्सिलॉन का मान सर्वाधिक होगा, जरा मुझे बताओ होगा किसके लिए होगा? भाई मेरे लिए थोड़ी ना, बेंजीन के लिए होगा, पता नहीं सर। दूसरा नंबर मेरे पास किसके लिए होगा? नेफ्थेलीन के लिए होगा, ये भी पता नहीं सर किसके लिए होगा। तीसरा नंबर मेरे पास है एंथ्रासीन, नहीं मैं ले रहा हूँ नेफ्सालीन, मैं क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा नेफ्थालीन, इनके नेफ्थेलीन आगे मेरे पास, फिर आगे मेरे पास एंथ्रासीन, और चौथा नंबर मेरे पास आता है साइक्लोहेक्सिन, ओके सर, साइक्लोहेक्सिन, ओ क्या नाम है। जरा मुझे बताओ किसके लिए मेरे पास एप्सिलॉन का सबसे अधिक मान किसका होगा? जरा बताओ एप्सिलॉन का मान सबसे अधिक किसके लिए होगा? बेंजीन के लिए, नेफ्थालीन के लिए, एंथ्रासीन के लिए, साइक्लोहेक्सिन के लिए। तो जिसमें रिंग जितनी ज़्यादा होंगी, जिसमें बेंजीन रिंग ज़्यादा होंगी, उसका ही मान सबसे ज़्यादा होगा, उसके लिए एप्सिलॉन का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो बेंजीन में 1 रिंग पाई जाती है, नेफ्थेलीन में 2 रिंग पाई जाती है, ठीक है, और एंथ्रासीन में तुम्हारे पास पाई जाती है 3 रिंग। इसका मतलब है एंथ्रासीन के लिए हमारे पास क्या है? राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ सर, जरा क्वेश्चन नंबर 18 मुझे बता दो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18 है तरंग संख्या, बहुत ही मौज क्वेश्चन है बेटे, पढ़ लेना ठीक से। तरंग संख्या कितनी है मेरे पास? तरंग संख्या जरा मुझे बताओ। तरंग संख्या 4000 सेंटीमीटर के संगत तरंग धैर्य है। तरंग धैर्य का मान कितना होगा? तरंग धैर्य है, कितना तरंग धैर्य का मान होगा? जरा मुझे बताओ। तरंग संख्या 4000 सेंटीमीटर के संगत तरंग धैर्य है। पहला नंबर लिख रहा हूँ मैं 0.025, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर लिख रहा हूँ मैं 0.0025 सेंटीमीटर, ओके सर। थर्ड नंबर में दे रहा हूँ यार आपको 0.00025 सेंटीमीटर, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा? निकाल सकते हो आप यार फॉर्मूले से, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया एक बार, वो कौन सा होता है फॉर्मूला? तरंग संख्या v बार बराबर 1/λ होता, तरंग संख्या v बार बराबर 1/λ होता। हाँ सर, इस लैम्डा से, इनके इस फॉर्मूले से हम लैम्डा का मान फाइंड कर सकते हैं। तो न्यू बार बराबर 1/λ, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 1/न्यू बार, और न्यू बार का मान 4000 सेंटीमीटर इनवर्स रख के और ठोक दो भैया, भाग कर दो, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 0.00025 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बस पढ़ लेना ठीक से एक बार और। इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। किस क्वेश्चन को भाई? मेरे क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास अवरक्त प्रकाश, ओके सर, अवरक्त प्रकाश लिख दे रहा हूं मैं डॉट से अधिक दूरी पर मिलता, से अधिक दूरी पर प्राप्त होता है। ये खाली स्थान भरना है आपका बेटे, इसमें बहुत पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन भी, कई पता लगे यार, कहोगे यार क्या स्थान है, कैसा खाली स्थान है में दे रखा। पहला ऑप्शन है मेरे पास 7600 एंगस्ट्रॉम से अधिक दूरी पर मिलेगा, दूसरा है 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक दूरी पर मिलेगा, और थर्ड नंबर है मेरे पास ये तरंग धैर्य है, इनके 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य से अधिक दूरी पर, और ये 8000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य से अधिक दूरी पर। ऐसे ही है मेरे पास 7000 एंगस्ट्रॉम से अधिक दूरी पर, और मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ, इनमें से कोई नहीं, जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कोई होगा? इनमें से
इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा? इनमें से कोई नहीं। नहीं यार, 7600 से अधिक दूरी पर अवरक्त प्रकाश जो होता है वो 7600 एंगस्ट्रॉम से अधिक दूरी पर हमें मिल जाता है। ध्यान देना, राइट आंसर कौन सा? 7600 एंगस्ट्रॉम से अधिक दूरी पर अवरक्त प्रकाश हमें मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, बस एक क्वेश्चन और रह गया और ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको छोटा सा, बस रेखीय क्वेश्चन नंबर 20 है, रेखीय बहुपरमाणुक अणु के लिए अवशोषण बैंड की संख्या है। अवशोषण बैंड की संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अवशोषण बैंड की संख्या होगी, अवशोषण बैंड की संख्या होगी। जरा मुझे बताओ भाई इसका राइट आंसर कौन सा? हाँ सर, 3n-5, ओके, 3n-2, ओके। थर्ड नंबर मेरे पास है 3n-6 और मेरे पास फोर्थ नंबर है 2n-3। जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है? ये मैं कैपिटल N कर दे रहा हूँ। जरा मुझे बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है बेटे, जरा बताओ फास्ट एकदम। ये वाला, ये राइट आंसर है मेरे पास, 3n-5। तो मैंने ये 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको और इन्हीं 20 क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। मॉडल में इतने क्वेश्चन दे रखे हैं यार, कहाँ तक पढ़ोगे? इसलिए इन 20 क्वेश्चन को देखो और मॉडल को भी देख लो, किताब को भी देख लो, क्या पता कुछ और पढ़ा हुआ आ जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।